नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने असम में लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस फिर से सत्ता में, ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर पराजित। पुद्दुचेरी में एनडीए ने बहुमत हासिल किया। केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट लगातार दूसरी बार सत्ता में। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना जारी, अंतिम परिणाम आज दोपहर बाद आने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की। हरियाणा सरकार ने आज से राज्य में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने आज से 4 दिन की लंदन यात्रा पर जा रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं फरहत नाज। असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आ गया है। एनडीए को 126 सदस्यों की विधानसभा में 75 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 60, इसकी सहयोगी असम गण परिषद ने 9 और यूपीपीएल ने 6 सीटें जीती हैं। कांग्रेस को 29 और इसके सहयोगी एआईयूडीएफ को 10 सीटें मिली हैं। मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सर्बानंद सोनोवाल ने 40,000 से अधिक मतों के अंतर से माजुली सीट जीती है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रणजीत कुमार दास, वरिष्ठ मंत्री हेमंत विश्व शर्मा, चंद्रमोहन पटवारी, रणजीत दत्ता, परिमल शुक्लवैद्य, नबा डोले और विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी चुनाव जीत गए हैं। वहीं कांग्रेस विधायक रकीबुल हुसैन, रेकबुद्दीन अहमद, रूपज्योति कुर्मी दोबारा चुने गए हैं। असम गण परिषद के 3 नेता अतुल बोरा, केशव महंत और फणी भूषण चौधरी चुनाव जीत गए हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि राज्य में पार्टी की सफलता असम के लोगों की जीत है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाताओं ने पिछले 5 वर्ष में किए गए सरकार के अच्छे कामों को समर्थन दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों का उनके सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। श्री सोनोवाल ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी अगले 5 वर्षों में संकल्प पत्र में किए गए सभी वायदे पूरे करेगी और असम को आत्मनिर्भर बनाएगी। इस बीच असम कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखी है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव हार गई हैं। भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 1956 वोटों से हराया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने 209 सीटें जीती हैं और 4 पर आगे चल रही है। भाजपा ने 76 सीटें जीती हैं और 1 पर आगे है। वाम दलों के गठबंधन यूनाइटेड फ्रंट, कांग्रेस और नवगठित इंडियन सेक्युलर फ्रंट को भारी विफलता मिली है। आजादी के बाद पहली बार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्य में एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं की है। पुद्दुचेरी में एनडीए ने 30 सदस्यों की विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने को तैयार है। पुद्दुचेरी में एनडीए में एनआर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके हैं। एनआर कांग्रेस ने 10 सीटें जीती हैं, भाजपा को 6 सीट मिली है, डीएमके ने 6 सीट, कांग्रेस ने 2 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। केरल में वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने जा रहा है। 4 दशक में पहली बार पिनरई विजयन सरकार ऐसी सरकार बनी है जो लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल कर रही है। 140 सदस्यों वाली केरल विधानसभा के चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 62, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 17, कांग्रेस ने 21, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 15, केरल कांग्रेस एम ने 5 तथा जनता दल सेक्युलर, केरल कांग्रेस और एनसीपी ने 2-2 सीट हासिल की हैं। तमिलनाडु में एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके पार्टी 10 साल के बाद सत्तारूढ़ होने जा रही है। डीएमके गठबंधन ने 136 सीटें जीत ली हैं और 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं।
सत्तारूढ़ AIADMK ने 68 सीटें जीत ली हैं और 8 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत पर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाई दी है। ट्विटर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र जनता की आकांक्षा पूरी करने और कोविड महामारी से उबरने में भी राज्य को हर संभव सहायता देगा। उन्होंने भाजपा के समर्थन के लिए राज्य की जनता को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने कहा कि राज्य में भाजपा की नगण्य उपस्थिति थी, जिसमें अब महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा लोगों की सेवा करना जारी रखेगी। उन्होंने चुनाव में पूरे जोश के साथ कार्य करने के लिए प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता की सराहना की। श्री मोदी ने केरल विधानसभा चुनाव में जीत के लिए मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और एलडीएफ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य के साथ मिलकर काम करता रहेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि भारत वैश्विक महामारी से उबर जाए। उन्होंने इन चुनावों में भाजपा का समर्थन करने पर केरल की जनता का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत के लिए डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को बधाई दी। श्री मोदी ने एनडीए का समर्थन करने के लिए तमिलनाडु की जनता को भी धन्यवाद दिया। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती आज दूसरे दिन भी चल रही है। मतगणना रात भर जारी रही। परिणाम आज दोपहर तक घोषित हो जाने की आशा है। वोटों की गिनती 829 केंद्रों पर चल रही है। राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि ग्राम पंचायत के 1,12,358 सदस्यों, 16,510 ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत के 35,812 सदस्यों का अब तक चुनाव हो चुका है। ग्राम पंचायत वार्डों की 7,32,000 सीटों, ग्राम पंचायतों की 58,000 से अधिक सीटों, क्षेत्र पंचायतों में 75,852 और जिला पंचायतों में 3,050 सीटों के लिए उम्मीदवार मैदान में थे। राज्य में 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराए गए। 3 लाख से अधिक उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मतगणना केंद्रों पर कोविड से बचाव के एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में देश में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की गई। इस्पात उद्योग, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इकाइयों, उद्योगों, बिजली संयंत्र जैसे उद्योग गैसीय ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये ऑक्सीजन चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा सकती है। सरकार द्वारा ऐसी औद्योगिक इकाइयों की पहचान करने की नीति अपनाई जा रही है जो अपेक्षित शुद्धता वाली गैसीय ऑक्सीजन बना रही है। इनमें से शहरों के निकट इकाइयों की पहचान की गई है जिनके पास अस्थायी कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए जा सकें, ताकि बिस्तरों पर ऑक्सीजन की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। प्रायोगिक आधार पर ऐसे 5 केंद्र शुरू किए गए हैं। यह प्रक्रिया संयंत्र चला रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी उद्योगों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के समन्वय से संपन्न की जा रही है। केंद्र सरकार के अनुसार जल्द ही ऐसे संयंत्रों के निकट अस्थायी अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा युक्त करीब 10,000 बिस्तर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। राज्य सरकारों को महामारी से निपटने के लिए ऑक्सीजन सुविधा युक्त बिस्तरों वाले ऐसे और अधिक कोविड देखभाल केंद्र की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार ने कहा है कि रेल विभाग देश के विभिन्न हिस्सों अभी तक 1,094 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुका है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि 9 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच चुकी हैं और 61 टन से अधिक ऑक्सीजन लेकर 2 और ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ी रास्ते में है। दिल्ली में कल 120 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन लेकर आई दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल से पहुंची। दिल्ली के लिए तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस अंगुल से रवाना हो चुकी है और इसमें लगभग 31 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन है। अंगुल से ही 63.6 टन ऑक्सीजन लेकर पहली एक्सप्रेस कल तेलंगाना पहुंची। मंत्रालय ने कहा है कि रेल विभाग महाराष्ट्र को 174 टन, उत्तर प्रदेश को 430 टन से अधिक, मध्य प्रदेश को तकरीबन 157 टन, दिल्ली को 190 टन, हरियाणा को 79 टन और तेलंगाना को 63 टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुका है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल को कोविड उपचार के लिए 50 ऑक्सीजन सिलेंडर सौंपे। इन सभी सिलेंडर की क्षमता 7,000 लीटर है। ये सिलेंडर डीआरडीओ के विशेष अभियान के तहत अस्पताल को दिए गए हैं।
इस अभियान में तत्काल आवश्यकता वाले अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। इस बीच ऑक्सीजन से भरे 5 टैंकरों वाले ऑक्सीजन एक्सप्रेस ओडिशा के अंगुल से तेलंगाना पहुंच गए हैं। राज्य में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची है, दूसरी रेलगाड़ी इस महीने बाद में पहुंचेगी। कोविड-19 वायरस के खिलाफ देश के संघर्ष को मजबूती देने के लिए रेल मंत्रालय ने देश भर में लगभग 64,000 बिस्तरों के साथ तकरीबन 4,000 आइसोलेशन कोच स्थापित किए हैं। राज्यों की मांग पर फिलहाल 213 कोच विभिन्न राज्यों को दे दिए गए हैं। इनमें लगभग 3,400 बिस्तर लगे हैं। ये कोच दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लगाए गए हैं। नागालैंड से भी कोच की मांग आई है और रेल मंत्रालय तेजी से इनकी आपूर्ति करने के लिए दीमापुर में 10 कोच लगा रहा है। रेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, भदोही, वाराणसी, बरेली और नजीबाबाद जैसे शहरों में 50 कोच स्थापित किए हैं। जिला प्रशासन की मांग के अनुरूप नंदुरबार से आइसोलेशन कोच पालघर भेजे जा रहे हैं। देश में अब तक 15 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में कल 18 से 44 वर्ष के लोगों को 86,023 टीके लगाए गए। केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के बढ़ते रोगियों के कारण देश में कुल मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। देश में संक्रमण मुक्त होने वालों की दर में लगातार कमी हो रही है। एक दिन में 3 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 3,07,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। अब तक देश में 1 करोड़ 59 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। नए मामलों की बढ़ती संख्या के कारण स्वस्थ होने वालों की दर और गिरकर 81.77% पर आ गई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस समय देश में 33,49,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,92,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से 9 मई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सिरसा में संवाददाताओं से बात करते हुए कल ये घोषणा की। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। श्री विज ने आकाशवाणी से बातचीत में इस बारे में बताया। लगभग 1 लाख एक्टिव पेशेंट्स हैं आज की तारीख में। रोजाना 15,000 के करीब इसमें और ऐड हो रहे हैं। इसलिए इसकी चेन को तोड़ना बहुत आवश्यक है। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि 1 हफ्ते के लिए हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए। बिहार सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति का कोरोना योद्धा घोषित किया है। कोविड महामारी की खबरों को कवर करने के संभावित जोखिम को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। अब श्रमजीवी पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर कोविड टीके लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि श्रमजीवी पत्रकार लगातार कोरोना से संबंधित खबरें देने के साथ लोगों को बचाव के बारे में जागरूक कर इस महामारी से निपटने में महत्वपूर्ण सहयोग दे रहे हैं। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कल 13,534 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 97 लोगों की इस महामारी से जान गई। अब तक राज्य में 2,739 लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। संक्रमित होने की दर 14% हो गई है। राज्य में कोविड उपचार ले रहे लोगों की संख्या 1,09,945 हो गई है। 3,84,000 रोगी अब तक संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कल 59,835 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। 72,95,165 लोगों को अब तक टीका लगाया जा चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल में 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। इस बीच राज्य में कल 12,662 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 13,890 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए। कल 94 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,812 हो गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। भोपाल जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 10 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। पूर्व में जारी आदेश में भोपाल नगर निगम क्षेत्र और बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में 3 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया था। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 87,000 से अधिक है। इंदौर और भोपाल में सक्रिय मामले 11,000 से अधिक हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की तुलना में रिकवरी रेट में लगातार वृद्धि हो रही है। रिकवरी रेट बढ़कर 84.19
19% हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या के हिसाब से प्रदेश देश में 7वें नंबर पर था, जो अब 14वें नंबर पर आ गया है। प्रदेश के 26 जिलों में नए पॉजिटिव मामलों की तुलना में रिकवरी का प्रतिशत अधिक रहा है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में सख्त प्रतिबंधों के अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं और कोविड-19 के रोगियों की बढ़ती संख्या स्थिर हो रही है। कोरोना से सर्वाधिक ग्रस्त मुंबई शहर में प्रतिबंध लागू होने के बाद निरंतर सुधार दिख रहा है। मुंबई में पिछले 7 दिन में संक्रमण दर काफी कम हो गई है, जिससे राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं पर बोझ भी काफी कम हुआ है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र में कड़े प्रतिबंधों पर अमल जारी होने के बाद मुंबई के पॉजिटिविटी रेट में लगातार सुधार हो रहा है और 1 मई को ये दर 11.89% तक नीचे आया। पिछले महीने के पहले सप्ताह में ये दर 25% से ज्यादा था, लेकिन राज्य में लगाए गए कठोर प्रतिबंध और मुंबई महानगर निगम की ओर से जारी विभिन्न उपायों के परिणाम नजर आ रहे हैं। मुंबई में हर रोज पाए जाने वाले कोविड मरीजों की संख्या कम हो रही है और शहर में कल लगातार तीसरे दिन 4000 से कम मरीज पाए गए। प्रति 10 लाख जनसंख्या में होने वाले कोविड टेस्ट के अनुसार सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाले शहरों में भी मुंबई शामिल है। मुंबई का मरीज ठीक होने का दर 89% से ऊपर हो गया है और मरीजों की संख्या दुगनी होने का समय अवधि भी 103 दिनों तक बढ़ गया है। जीवन भावसार के साथ शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ओडिशा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण 14 दिन के राज्यव्यापी लॉकडाउन का फैसला किया गया है। लॉकडाउन बुधवार से लागू होगा। राज्य के मुख्य सचिव सुरेश चंद्र मोहपात्रा ने संवाददाताओं को बताया कि लॉकडाउन 19 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सप्ताह अंत प्रतिबंध भी पहले की तरह जारी रहेंगे। वायरस के नए और अत्यधिक संक्रामक रूप के कारण रात्रि कर्फ्यू, सप्ताहांत बंदी और लॉकडाउन का दौर एक बार फिर लौट आया है। कोरोना की पहली लहर में जहां रोजाना 4 से 5 हजार लोग संक्रमित हो रहे थे, वहीं अब दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या 8 से 10 हजार तक पहुंच गई है। लॉकडाउन के कारण सभी दिन सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक लोगों को अपने निवास के दायरे में 500 मीटर तक गलियों और नुक्कड़ तक जाने की छूट होगी, ताकि खाने पीने की चीजें खरीदी जा सकें। गुजरात में कल 12,978 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कल 11,146 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के नए मामले घटकर 13,000 के नीचे चले गए हैं। लगातार 3 दिनों से संक्रमण के नए मामलों में कमी से प्रशासन और लोगों ने राहत महसूस की है। इसी तरह राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। राज्य में संक्रमण के सबसे अधिक 4,683 नए मामले अहमदाबाद में सामने आए, जबकि सूरत में 1,494 नए मामले दर्ज किए गए। कल राज्य में 153 मरीजों की मृत्यु हो गई। राज्य में इस वक्त 1,46,818 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 722 मरीज वेंटिलेटर पर है। इस बीच गुजरात में कल 1,27,000 से अधिक लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए, जिसमें से 25,712 व्यक्ति 18 से 44 के बीच की आयु वाले थे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। सिक्किम में इस सप्ताह कोविड के कुल 1,404 नए मरीज सामने आए। इन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 8,441 हो गई है। राज्य में 1,808 मरीजों का उपचार चल रहा है और 6,304 कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में अभी तक 149 लोग संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 68 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने जीएसटी कानून के अंतर्गत करदाताओं को कई रियायतें दी हैं। इनमें ब्याज दर में कमी और विलंब शुल्क माफ करना शामिल है। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने जीएसटी कानून के अंतर्गत करदाताओं को कई रियायतें दी हैं। इनमें ब्याज दर में कमी और विलंब शुल्क माफ करना शामिल है। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि 5 करोड़ रुपए से अधिक समग्र कारोबार वाले करदाताओं के मामले में मार्च और अप्रैल 2021 की अवधि के लिए निर्धारित तारीख के बाद पहले 15 दिन के लिए ब्याज की दर 9% रहेगी और उसके बाद 18% की दर से ब्याज लिया जाएगा। 5 करोड़ तक कारोबार वाले करदाताओं के लिए कर भुगतान की निर्धारित तारीख
तारीख के बाद पहले 15 दिन के लिए ब्याज दर 0 होगी, जबकि उसके अगले 15 दिन के लिए 9% और उसके बाद 18% ब्याज लगेगा। ये नियम सामान्य करदाताओं और तिमाही रिटर्न भरने वाले दोनों करदाताओं के मामले में लागू होगा। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय ने फॉर्म GSTR 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 दिन के लिए बढ़ा दी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म GSTR 4 दाखिल करने की तारीख भी 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दी गई है। इसी तरह जनवरी से मार्च 21 की तिमाही के लिए फॉर्म ITC 04 दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल से बढ़ाकर इस महीने की 31 तारीख कर दी गई है। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रवि कपूर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने असम में लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस फिर से सत्ता में, ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से पराजित। पुडुचेरी में एनडीए ने बहुमत हासिल किया। केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट लगातार दूसरी बार सत्ता में। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना जारी, अंतिम परिणाम आज दोपहर बाद आने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की। हरियाणा सरकार ने आज से राज्य में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने आज से 4 दिन की लंदन यात्रा पर जा रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हराया। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती आज दूसरे दिन भी चल रही है। मतगणना रात भर जारी रही। परिणाम आज दोपहर तक घोषित हो जाने की आशा है। वोटों की गिनती 829 केंद्रों पर चल रही है। राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि ग्राम पंचायत के 1,12,358 सदस्यों, 16,510 ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत के 35,812 सदस्यों का अब तक चुनाव हो चुका है। ग्राम पंचायत वार्डों की 7,32,000 सीटों, ग्राम पंचायतों की 58,000 से अधिक सीटों, क्षेत्र पंचायतों में 75,852 और जिला पंचायतों में 3,050 सीटों के लिए उम्मीदवार मैदान में थे। राज्य में 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराए गए। 3 लाख से अधिक उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मतगणना केंद्रों पर कोविड से बचाव के एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष 3 मई को ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है सूचना से जन कल्याण, जो जनहित कार्यों में सूचना के महत्व को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरश ने अपने संदेश में सभी सरकारों से कहा है कि वे स्वतंत्र, निष्पक्ष और विविध मीडिया को समर्थन देने के हर संभव प्रयास करें। उन्होंने कहा कि कई देशों में पत्रकार और मीडियाकर्मी अपना दायित्व निभाते हुए प्रतिबंधों, उत्पीड़न, नजरबंदी और यहां तक कि मौत के खतरे का भी सामना करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज से 4 दिन की लंदन यात्रा पर जाएंगे। भारत को इस बैठक में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। G7 के सदस्य देशों में ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। बैठक में कोरोना वायरस महामारी से निपटने तथा विश्व के सामने खड़ी अन्य चुनौतियों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच 2004 से ही मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से उच्चस्तरीय आदान प्रदान होता रहा है।
ये शिखर बैठक बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का अवसर साबित होगी। दोनों नेता कोविड-19 से निपटने के वैश्विक प्रयासों पर भी विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान व्यापक कार्य योजना 2030 का शुभारंभ किया जाएगा, जिससे 5 प्रमुख क्षेत्र में अगले दशक के दौरान दोनों देशों के संबंधों को और विस्तार देने का रास्ता खुलेगा। ये क्षेत्र हैं दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क, व्यापार और समृद्धि, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन की दिशा में कार्रवाई और स्वास्थ्य देखभाल। भारत को विदेशों से लगातार दवाएं, चिकित्सा उपकरण और ऑक्सीजन मिल रही है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, उज्बेकिस्तान और बेल्जियम से मेडिकल मदद मिल रही है। कल रात अमेरिका से एक और विमान 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर और अन्य जरूरी सामान लेकर भारत पहुंचा। इस बीच भारतीय वायुसेना जर्मनी में फ्रैंकफर्ट से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर दिल्ली में हिंडन हवाई अड्डे पर ला रखी है। ब्रिटेन के ब्राइज नॉर्टन से 450 ऑक्सीजन सिलेंडर तमिलनाडु में चेन्नई हवाई अड्डे पर लाए जा रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल अहमदाबाद में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। शिखर धवन ने 47 गेंदों में 69 रन और पृथ्वी शॉ ने 22 गेंदों में 39 रन की धुआंधार पारी खेली। पंजाब किंग्स के कृष्ण जॉर्डन, हरप्रीत बरार और राइले मेरिडिथ ने एक-एक विकेट लिया। इस जीत से दिल्ली कैपिटल्स 12 अंकों के साथ अंक तालिका में सबसे ऊपर पहुंच गई है। पंजाब किंग्स 6ठे स्थान पर है। 167 रन के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 3 विकेट पर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आज अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे से कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। फरहत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज के सभी समाचार पत्रों की सुर्खियां हैं। हिन्दुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर दिया है, डीडी ने बंगाल, भाजपा ने असम बचाया। जनसत्ता की सुर्खी है, 3 राज्यों में सरकारों की वापसी, 2 में बदलाव के साथ खेला खत्म। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, बंगाल में खेला, तृणमूल जीती, ममता हारी। लोकसत्य ने सुर्खी दी है, नंदीग्राम में हारी ममता, टीएमसी ने जीता बंगाल। असम में भाजपा, केरल में वाम मोर्चा की सत्ता में होगी वापसी। हरिभूमि ने दिया है, पुडुचेरी में पहली बार बनेगी भाजपा गठबंधन की सरकार। कोरोना की दूसरी लहर के बीच दिल्ली में पिछले 3 दिन में रिकवरी दर बढ़ी। नवभारत टाइम्स में है। दैनिक जागरण ने लिखा है, 11 दिन बाद संक्रमण की दर 30% कम। राजधानी में आज से युवाओं के टीकाकरण। हिन्दुस्तान ने लिखा है, दिल्ली में कैबिनेट सचिव की बैठक की कहा, सेवानिवृत्त डॉक्टर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सेवा देंगे। हरिभूमि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक के इस फैसले को दिया है कि अब कोरोना मरीजों का इलाज करेंगे एमबीबीएस छात्र, सरकारी नौकरी में मिलेगी वरीयता, नीट परीक्षा स्थगित। पंजाब केसरी ने लिखा है, पीएम मोदी ने की ऑक्सीजन सप्लाई पर समीक्षा। 10,000 ऑक्सीजन युक्त तैयार होंगे। नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन संयंत्र में परिवर्तित किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच हरियाणा में आज से 10 मई तक लॉकडाउन की खबर को भी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने असम में लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस फिर से सत्ता में, ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से पराजित। पुदुचेरी में एनडीए ने बहुमत हासिल किया। केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट लगातार दूसरी बार सत्ता में। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना जारी, अंतिम परिणाम आज दोपहर बाद आने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की। हरियाणा सरकार ने आज से राज्य में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने आज से 4 दिन की लंदन यात्रा पर जा रहे हैं। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।